रीगेन कर लिया और बिना LIC के अच्छी लिस्टिंग के रीगेन कर लिया। आज LIC की लिस्टिंग भी थी और 16,000 भी आ गया, तो दोनों चीज़ें हुई हैं, एक अच्छी और एक बुरी। खैर पहले 5 बड़ी बातों से पूरा बाजार समझ लेते हैं इस समय की सिचुएशन क्या है। मेटल, ऑटो और रिलायंस इंडस्ट्रीज के दम पर आज मार्केट ने 16,000 को पार कर लिया। अगर आज मेटल नहीं होता तब नहीं होता, रिलायंस नहीं होता तो मुश्किल होते ही, ऑटो नहीं होता तो भी मुश्किल होता है। तो इसलिए तीनों का कंबाइन इफेक्ट है जिसने 16,000 के बड़े बैरियर को आज जोर से पार किया और देखते ही देखते 125 पॉइंट और तेजी आ चुकी है। निफ्टी की 16,100 और 15,900 के कॉल में जोरदार शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जो मंडळीय यहाँ खड़े थे ये सोचते हुए कि बाजार को धकेलेंगे फिर से हम 16,000 के नीचे, आज वो मैदान छोड़ कर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है मार्केट का बेस पक्का हो चुका है, जो हमने सुबह सुबह भी आपके सामने यही बात रखी थी। ICICI बैंक, SBI, इंडसइंड की बदौलत बैंक निफ्टी ने वापस 34,000 को पा लिया। ये अच्छा पॉइंट है, 34,000 के ऊपर आज क्लोजिंग मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। एक और बात, चौथी बात, सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी है, सबसे ज़्यादा मेटल्स में, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में सबसे कम तेजी है। ये बताना इसलिए लाजमी था क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर्स है, टिपिकली हेज सेक्टर है, इसका कमज़ोर होना ही ठीक रहेगा। जब बाजार को लीडरशिप चाहिए तो कुछ एग्रेसिव सेक्टर्स को आगे आना होगा। पांचवी बड़ी बात, इंडिया विक्स 5% नीचे है और ये 23.5 के स्तर पर है। इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ कि बाजार के अंदर ताबड़तोड़ तेज़ी और आ जाए, लेकिन हाँ कम से कम एक बड़ा पड़ाव हमने जो 16,000 का था आज उसको पार कर लिया। बस आज मार्केट को 2 काम करने हैं, 16,000 छोड़ना नहीं है, 16,200 के अगर दर्शन करा दे तो फिर कहना ही क्या। प्रशांत सावंत आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और उनसे हम समझेंगे कि हमको इस समय कैसे ट्रेड लेना है। प्रशांत सावंत होंगे जो आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में अब क्या किया जाए। हमने फाइनली 16,000 को पार किया, लेकिन 16,200 अभी भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस वाला काम कर रहा है। जल्दी से हम जरा डाटा आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं, फिर प्रशांत जी उसको भी थोड़ा असेस करके आपके सामने पूरी बात रख देंगे। फिलहाल निफ्टी का आप इंट्राडे चार्ट देख पा रहे हैं, 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। रिस्क इंडिकेटर जिसको हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस VWAP कहते हैं, वो 16,000 के ऊपर आ गया, ये अच्छी बात है। ट्रेंड आज खरीदारी का है, सीधा खरीदारी का है। आज कोई कवरिंग ववरिंग नहीं हो रही, सीधा खरीदारी हुई है आज मार्केट के अंदर खुलते ही। अब मार्केट का जो रेजिस्टेंस है 16,200 का है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और साथ ही अब 200 दिन के एवरेज, हालांकि हम कोसों दूर है बट हाँ फिर भी ये हमारे काम तो आ ही रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अब ये समझ लेते हैं आज के मेहमान से कि हमको करना क्या चाहिए। सर लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, 50 दिन यानी कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए हैं और 200 दिन थोड़ा भी दूर है अभी पीछे, तो आपका व्यू पॉइंट क्या है सर, अभी क्या करना चाहिए? डिम्पी जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो काफी दिनों से हम सुनते आ रहे कि आज बेस बनेगा और हर रोज हम नीचे जा रहे थे। तो थोड़ा बहुत जो 15,800 का बेस है वो अच्छे से वर्क किया है, 15,750, और जो मार्च से लो बने हुए थे वही से हम बाउंस हुए। तो मुझे लग रहा है कि ये बाउंस हमें करीबन 16,200 250 तक ले जा सकता है। बट एक अहम रेजिस्टेंस इस बीच में क्या है, तो निफ्टी में फ्यूचर्स के लेवल में 16,155 यानी हम 150 कहेंगे, ये एक बहुत अहम लेवल है। इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो यहाँ से मुझे कम 150 से 200 पॉइंट्स यानी 150 से 200 पॉइंट की रैली आती हुई दिखती है, जिससे हम 16,300 350 तक जा सकते हैं। हम स्टेज टू स्टेज ही बात करेंगे क्योंकि अब रेजिस्टेंसेस बहुत नजदीक है और डाउन साइड ज्यादा बड़ी है, तो हर बार हम डाउन साइड अपसाइड दोनों की बात करेंगे। तो जिनके पास इंट्राडे पोजीशन है उनको स्टॉप लॉस ये रखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी इंट्राडे पोजीशन लॉन्ग है, तो डेफिनेटली आपको 16,040 ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। जब तक ये इंटैक्ट है आप लॉन्ग बने रह सकते हो। पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होना चाहिए 15,960 15,960, और जिनको फ्रेश बाइंग करनी है, जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं की है, मेरे हिसाब से वो बाय कर सकते हैं 16,200 के ऊपर और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 16,080 का, यानी करीबन 100 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। तो इन तीनों तरीकों से आप निफ्टी को ट्रीट कर सकते हो। अभी डेफिनेटली मार्केट में कोई शॉर्ट फिलहाल तो होंगे नहीं, बट एक बार हम 16,200 250 के लेवल पे आए तब प्राइस कैसे रिएक्ट करती है वो देखना होगा। और इसी के सामने मैं जब बैंक निफ्टी देखता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हम एक अहम लेवल यानी 34,100 उस वहां तक आ चुके हैं और रेजिस्टेंस यहाँ से बहुत नजदीक है यानी 34,200। तो अगर आप इसमें लॉन्ग हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखिए, यानी करीबन 34,000 के जस्ट नीचे आप 10-20 पॉइंट स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हो। और जिनको फ्रेश बाइंग करनी हो वो 34,200 के ऊपर ही करे और 34,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। मुझे लग रहा है कि ये रैली हमें 34,500 से 600 तक
ले जा सकती है और वहां पे प्राइस कैसे रिएक्ट करेगी वो बहुत अहम बात होगी। सबसे मेन चीज हमें जो देखनी है वो यही बात है कि डेली चार्ट पे हम अभी भी 200 दिनों के एवरेज के नीचे काम कर रहे हैं। जब तक हम उसके ऊपर कम से कम 2 दिन क्लोज ना दे बैक टू बैक, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से बेयर ग्रिप से बाहर आ चुके हैं। तो हर रैली पे थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, डाउनसाइड यूफोरिया कम रख के डाउनसाइड पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना, यही हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके डन। तो लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ गए। अब 16,000 के स्टॉप लॉसेस कन्वर्ट हुए हैं, 16,500 तक भी जा सकते हो। कंडीशन है 16,200 पार हो जाए, 16,200 तक पूरा कन्विक्शन मत लेके आइएगा। ये हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। इस बीच अब महंगाई के आंकड़े आए हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि बीच में एक ऐसा समय भी आ गया था कि महंगाई के आंकड़े आते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता रहा, लेकिन आजकल मंथ ऑन मंथ के डाटा भी अगर इन्फ्लेशन के आ रहे हैं वो नोटिस हो रहे हैं। एक अच्छी चीज़, मैंने ज़्यादातर डाटा पढ़े हैं अपनी स्क्रीन पे, आप नीचे देख पा रहे होगे, आप भी कोशिश करते हैं इसको एक बार ऊपर भी लेके आते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, अगर आप WPI के इन्फ्लेशन के आंकड़े देखेंगे तो उसमें कुछ खास बड़ा फ़र्क नहीं है, कोई वैसा बड़ा चेंज नहीं है। 8-8.5% का ही था, 8-8.5% ही है। इसमें 2 चीज़ें और देखी जाती है, एक तो पावर इन्फ्लेशन कितना बड़ा है, और फ्यूल, जिसको फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन कहते हैं, वहाँ पे करीब 4% का राइज हुआ है, 34 से 38, बिकॉज ऑफ सीजनल इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। ये दूसरा, इसमें खाद्य महंगाई भी देखी जाती है कि खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं। उसमें अच्छी बात यह है कि कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है, वो जस की तस है। तो वैसे देखा जाए तो कोर इन्फ्लेशन अगर आपका सेम है, खाने पीने की चीज़ें सेम है, फूड पावर एंड फ्यूल इन्फ्लेशन 4% बढ़ा है, ये सिर्फ सीजनल प्ले हो सकता है। तो ये राहत की खबर है मार्केट के लिए कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत स्पीड से और बहुत ही एब्रप्टली नंबर नहीं लेके आया। ये एक नोटिस करने वाला पॉइंट था, इसलिए हमने इसको जानबूझ के ऊपर आपके लिया है। एक बार अगर निफ्टी के लेवल्स हमने नोट आपके सामने कर ही लिए हैं, और ज़रा वो लेवल्स आपको दिखा देते हैं, फिर हम मेघना के पास भी चलेंगे। सरकारी कंपनीज़ को लेकर एक सरकार की कुछ योजना बन रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार ज़रा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे। इन्फ्लेशन के आंकड़े ऑलरेडी आपने देख लिए हैं, पहले एक बार ज़रा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। आप यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देख पा रहे होंगे जो मैंने बेस यहाँ पे बनाया हुआ है। ये हरियाणा का बेस, ये हमने एक दिन में नहीं बनाया, ये मैं पिछले आपको 5 दिन से दिखा रहा हूँ कि ये पैनिक लो हमारा बना हुआ है। जिस दिन ये जाएगा तो उस दिन कम से कम 500 पॉइंट आप और जा सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं जाता है पुल बैक भी आ सकता है। मार्केट ने बहुत ही स्मार्टली उसी 15,700, 600, 700 वाली रेंज का सपोर्ट लिया और पुल बैक दिखा रहा है। ये एक महज पुल बैक है, 16,200, 16,400, 500 तक भी जा सकता है। लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ है कि मार्केट ने अपने प्रीवियस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, यानी कि नया खतरा पैदा नहीं किया, पुराने खतरे को अपना बेस बना के रखा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन जो निफ्टी में हमको दिखी, और हमने आपको कई दिन पहले से नोटिस करा रहे हैं कि कुछ मत करो, अपना सिर्फ स्टॉप लॉस 15,700 का रखो, तो आपके काम आ सकता है, आपकी बात बन जाएगी। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जरा एक अहम खबर की तरफ और बढ़ते हैं। मेघना के पास एक सरकारी कंपनी से जुड़ी हुई कुछ खबर है और कुछ सरकारी बातचीत को लेकर खबर है, एक बार उनके पास ही चलते हैं। मेघना, बताएं आप। आरबीआई गवर्नर ने एक बहुत ही क्रूशल मीटिंग बुलाई है आज सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके हेड्स के साथ। ये मुंबई इस वक्त अभी चल रही है मुंबई में। ये मीटिंग आरबीआई ने बुलाई है सारे बैंक्स का क्रेडिट रिव्यू और एसेट क्वालिटी रिव्यू करने के लिए। आरबीआई ये भी मैसेज कन्वे करना चाहता है सारे बैंक्स को कि जो भी लेंडिंग रेट्स हाइक्स हम देख रहे हैं बैंक्स में जो हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बैंक्स परस्यू ना करें। ये हम जानते हैं कि जो लास्ट एमपीसी सडन मीटिंग हुई थी, उसमें आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज़ करा था रेपो रेट, जिसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि सारे बैंक्स जो हैं अपने लेंडिंग रेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है आज आरबीआई के द्वारा कि आरबीआई चाहती है कि बैंक्स डेफिनेटली अपना लेंडिंग रेट इंक्रीज़ करें, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी अपनी देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो जाएं ये लेंडिंग रेट इंक्रीज़ करने पर। हम ये देख रहे हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो लास्ट आया था वो ऑलमोस्ट 8% टच करने वाला है, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले समय में भी जो नेक्स्ट एमपीसी की मीटिंग होगी उसमें भी आरबीआई अपना जो रेपो रेट है वो फर्दर इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि ग्लोबली हम देख रहे हैं सारे कंट्रीज़ के जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए लेंडिंग रेट्स इंक्रीज़ करना पड़ रहा है उनको। तो जो आरबीआई का भी ये जो नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग है उसमें अनुमान है कि वो उसको इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ेगा। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो बैंक्स हैं वो भी अपना लेंडिंग रेट लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं।
ये हम जानते हैं कि आरबीआई चाहती है कि जो लेंडिंग रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो प्राइवेट केपेक्स पर और कंजम्पशन डिमांड पर ना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी इंक्रीज़ होता है लेंडिंग रेट्स पर उससे कंजम्पशन डिमांड किल होती है, प्राइवेट केपेक्स किल होता है। इसीलिए आरबीआई ने उसके ये बहुत ही क्रूशल मीटिंग आज बुलाई है सारे बैंक्स एमडीज़ के साथ, ताकि ये मैसेज क्लियरली उनको कन्वे हो पाए कि जो भी इंटरेस्ट रेट हाइक वो लेंडिंग रेट हाइक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परस्यू ना करें, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, ये ध्यान रखें कि प्राइवेट। मेघना, शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। इंडेक्स के लेवल आपकी स्क्रीन पर आगे होंगे, आपने अच्छे से नोट कर ही लिए होंगे। चार्ट हमने आपको दिखा दिया। अब आते हैं सीधा शेयर्स पे और आज आपकी स्क्रीन पे आएंगे पहले तेजी वाले शेयर्स। वेदांता कोल इंडिया, ये ऐसा नहीं कि आज बहुत तेज़ी के साथ खुले थे, लेकिन इनकी बढ़त अब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। वेदांता अब 7% ऊपर आ चुका है और कोल इंडिया करीब 6% ऊपर है। इसमें क्या करना चाहिए प्रशांत जी? सबसे पहले वेदांता जो मुझे दिखाई दे रहा है ये पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली हुई थी और इसने बहुत स्ट्रांगली अपने 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक किया था। तो अभी जो पुल बैक आएगा उसमें मैं वही पहला टारगेट रखना चाहूंगा, यानी करीबन 335 का। तो मैं स्टॉप लॉस अभी बहुत स्ट्रिक्टली रखूंगा 299 का, यानी 300 के नीचे। तो यहाँ से मुझे 8 पॉइंट के रिस्क और करीबन 20 से 25 पॉइंट का रिवॉर्ड है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। तो वेदांता में मैं लॉन्ग्स डेफिनेटली बना सकता हूँ। और जहां पे मैं कोल इंडिया देखता हूँ, मुझे लग रहा है ये जो पैटर्न है ये वेदांता से ज्यादा स्ट्रांग है और इसमें मुझे लग रहा है कि ये करीबन अभी 182 चल रहा है, तो हम इसको 177 का स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं। टारगेट हम इसमें रखेंगे, फर्स्ट टारगेट 195 और वहां से 198 जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत स्ट्रांगली मूव कर सकता है, दोनों ही बाय कर सकते हैं, दोनों में ही रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाइड है। ओके, ठीक है। अगर आपको ट्रेड ही खुद से भी करना हो तो आप वैसे क्या खरीदते हैं, वेदांता के कोल इंडिया? अगर मुझे मोमेंटम चाहिए तो मैं वेदांता खरीदता, और अगर मुझे एक कंजर्वेटिव सेफ बेट चाहिए तो मैं डेफिनेटली कोल इंडिया खरीदता। ठीक है, कोल इंडिया खरीदते। कोल इंडिया क्यों 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 खरीदना चाहिए, एक बार ज़रा फटाफट से देख लेते हैं। दो अहम चीज़ें हैं जो हम आपके सामने नोटिस करवाना चाहते हैं और आपको दिख जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, 50 और 200 दिन दोनों की एवरेज आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। अब आपको दिखेगा कोल इंडिया के बाद हम क्यों नोटिस कर रहे हैं कि क्यों ये एक सेफ स्टॉक में से एक है। ये आप देख पा रहे होंगे दोनों एवरेजेस के ऊपर है। बाज़ार की किसी भी तरह की कोई बड़ी गिरावट इसको 200 दिन के नीचे नहीं लेके आ पाई। सरकारी कंपनी, इसकी मांग हमेशा बनी रही, लेकिन इसके नीचे इसको कभी नहीं लेके आ पाई और ये अपने 50 दिन की एवरेज के अच्छे से मेंटेन, 100 दिन के एवरेज, 200 दिन के एवरेज को अच्छे से मेंटेन कर रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि जब जब इसमें सीवियर डिप भी आए तो उसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक नहीं किया और काम आ गया। इसलिए कोल इंडिया अगर आपको सस्टेनेबिलिटी के साथ चाहिए तो कोल इंडिया ठीक है। ये बात प्रूव थी, इसलिए मैंने जानबूझ के सर से बात पूछी और ये बात हमने चार्ट्स के जरिए आपको प्रूफ भी कर दी कि जब जब पैनिक आएगा कोल इंडिया को, अगर वो 200 दिन को मेंटेन रख जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा स्लो मिलेगा प्रॉफिट, बट मिलेगा ज़रूर। ये अब तक किसने चार्ट ने प्रूव किया। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे सर। दीपक नाइट्रेट है और दूसरा है NMDC। इन दोनों को ज़रा चेक कर लीजिए, इन दोनों में क्या करना है। निपिदी, ये दोनों शेयर्स को मैं जब कंपेयर करता हूं तब मुझे दिख रहा है कि दीपक नाइट्रेट की जो बेस है वो ज्यादा बेहतर बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है इसमें शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बेहतर आ सकती है और मेरे हिसाब से हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमें ज्यादा लंबा नहीं रखना है, करीबन अभी 2036 चल रहा है ये, तो हम 2010 या 2000 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करेंगे और टारगेट हम फर्स्ट रखेंगे 2100 का। 2100 के ऊपर अगर एक क्लोज हो, मुझे लग रहा है फिर बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग दोनों ही आ सकते हैं। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2000। ठीक है, 2000 के स्टॉप लॉस के हिसाब से फिलहाल अभी आप इसको बाय करेंगे। 2010 स्टॉप है, 2100 का टारगेट है। छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस फिलहाल अभी रखिए। एक बार ये लेवल पार हो जाए उसके बाद फिर नए लेवल्स के साथ दीपक नाइट्रेट अच्छी बढ़त दिखाएगा। आप इसके डेली और आवरली चार्ट देखेंगे, आपको दिख जाएगा। खैर आगे बढ़ रहा हूँ मैं जरा। अब आज जाते हैं जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ। तो आज के मंदी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर होंगे। आज आपको स्टार्टिंग में हमने कहा था कि फार्मास्यूटिकल सेगमेंट ऐसा सच अपने आप में नहीं चल रहा है, क्योंकि एग्रेशन है मार्केट के अंदर, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो फार्मास्यूटिकल बैक बर्नर है। उसका एक शेयर है सिप्ला, ये बैक टू बैक लोस अपने टेस्ट कर रहा है। दूसरा औरोबिंदो फार्मा, ये भी उसी सेगमेंट की ही कंपनी है। तो दोनों फार्मास्यूटिकल्स के शेयर आज नहीं चल रहे, जबकि बाजार 16,200 के बेहद करीब है। सर बताइए क्या करना चाहिए।
औरो फार्मा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और इसका जो एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल था, जो एक लास्ट होप था, जो करीबन 565 के करीब था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अगर किसी के पास हो तो उन्हें एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए और इवन इस लेवल में शॉर्ट करना थोड़ा सा ये होगा, पर अगर इसमें रैली आए और ये 550 के करीब मिल जाए तो आप इसको शॉर्ट कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 560। वहां से मुझे लग रहा है कि ये अगर 500 भी दिखा दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। इस लेवल पे थोड़ा ज्यादा ओवरसोल्ड है, एक रैली पुल बैक के लिए वेट करके करीबन 545 550 के रेंज में इसको बेच सकते हैं। ओके ठीक है, एक बार इसको फिर से बेचा जा सकता है। जब ये डाटा भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेवल्स भी देख पा रहे हैं। मैं एक बार औरबिंदो फार्मा आपको ज़रूर दिखाना भी चाहूँगा कि शेयर कैसे ख़राब होते हैं। एक बार लेवल्स ख़राब होने के बाद शेयर में बैक टू बैक कैसे खराबी आती है, एक बार जरा औरबिंदो फार्मा की तरफ बढ़ के आपको दिखाते हैं। देखिएगा आप इसके अंदर, आप इस चार्ट को दो हिस्सों में देखिएगा। फर्स्ट हाफ जहाँ से हमने राउंड सर्कल मार्क किया हुआ है, उससे पहले की जितनी भी चीज़ें आपको बढ़ता हुआ क्रम दिखेगा। साइडवेज हुआ, लेकिन जहाँ पे गोला मार्क्ड है आप ये पर हिस्सा देख पा रहे होंगे, तेज़ गिरावट मार्केट के अंदर रही है। और जब जब इसने अटैम्प्ट ली, वो फेल अटैम्प्ट हुई है। एक सपोर्ट लिया था जिसको हम डबल बॉटम टिपिकली कहते हैं, जहाँ मैंने रेड लाइन लगा रखी है। उसके बाद एक सपोर्ट लिया, 200 दिन के एवरेज को कर नहीं पाया, फिर से टूट गया और पिछली वाली सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। डैट मीन्स अगर आप इसको डेली बेसिस पर देख रहे हैं, हर एक कैंडल एक दिन की है। अब तक का पिछले 4-5 महीने का सबसे वीक चार्ट है और फार्मास्यूटिकल्स का सेगमेंट से और है। तो औरबिंदो फार्मा के अंदर अभी कोई एग्रेशन नहीं है, कोई कमी नहीं है। पुल बैक आएगा भी तो जब तक वो पिंक वाली लाइन को पार नहीं करेगा ना, तब तक चलेगा नहीं। तो पुल बैक, कमज़ोर पुल बैक होंगे, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, बट कमज़ोर पुल बैक होंगे। बजाय इस चीज़ की कि उसका पुल बैक खेलें, जो वीक काउंटर उसको वीकनेस और उसका फ़ायदा उठाएं, यानी कि वीक करके उसको शॉर्ट कर दें, जो आपकी स्क्रीन पर आपको लेवल्स भी दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं सर। अब जिसमें तेज़ी दिख सकती है वो शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। सर एक तो ONGC, मेरे को लगता है थोड़ा हम लेट हो गए आज सुबह। आग हम 2 घंटे पहले डिस्कस करते तो ज़्यादा बेहतर तरीके पे था ये शेयर। और दूसरा है सर पिरामिल एंटरप्राइजेज, इसमें मैं कह सकता हूँ हम शायद ज़्यादा लेट नहीं हुए। अभी 3% है, लेकिन शेयर और चल सकता है। पर चेक कर लीजिए ONGC और पिरामिल एंटरप्राइजेज। निम्बी जी, मैं जब पिरामिल का चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि इसमें जब बिकवाली हुई थी डेली चार्ट में, हम सिर्फ वॉल्यूम देखें तो नजर आएगा, बिकवाली हुई थी तब वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग थे। जब रैली आ रही है तब वॉल्यूम्स वीक है, इसका मतलब ये एक डाउन ट्रेंड का पुल बैक है। तो इसमें लॉन्ग लेने से पहले मैं थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। यानी अगर ये अभी 1930-35 चल रहा है, मुझे चाहिए कि 1950 क्रॉस करे तो मैं इसमें लॉन्ग जाऊंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1925, यानी 25 पॉइंट की रिस्क में रखूंगा, करीबन 1%। और मैं जो टारगेट देखूंगा वो 2050 से लेके 2025 तक का देखूंगा, क्योंकि ये मुझे कंफर्मेशन आना अभी बाकी है कि ये एक फ्रेश बाइंग है या ये सिर्फ एक रैली है टू अनदर शॉर्ट। तो PEL हम लॉन्ग रह सकते हैं, बट एक रिस्क रिवार्ड हमें बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। इसके सामने